नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान टेट 2025 रीट एग्जाम लेवल 1 और 2 दोनों के लिए है भाई। बाल विकास सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, पेपर वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं। कह रहा है भाई पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए संवेदिक पेशीय अवस्था, ऑप्शन नंबर बी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अंतिम अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। आइए जीन पियाजे के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। जीन पियाजे साहब, अब जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई। कौन कौन सी? नंबर 1 संवेदी, और इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी कि संवेदी या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसकी उम्र थी 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, यह है इनकी पहली अवस्था। विशेषता क्या थी इसकी? तो इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या क्या करता है? अनुकरण करना, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता बच्चा, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता बच्चे के अंदर, मानसिक चित्रण करने लगता है, आंखों व यानी कि हाथों व आंखों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि जो इंद्रियों की बात करें तो आंख, कान, नाक, त्वचा, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी, आंख, कान, नाक, त्वचा, और खिलौने तोड़ने लगता है। कैसे याद रखना है भाई आपको? अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथ से तोड़ दिए। तो ये थी भी इसकी ट्रिक। आइए आगे देखते हैं अगली दूसरी अवस्था के बारे में। दूसरी अवस्था कौन सी है भाई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उम्र थी 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे के अंदर क्या क्या चीज विकसित होती है? जैसे सूचकता आ जाती है बच्चे के अंदर, क्या आती है? सूचकता। केंद्रीयता आ जाती है। क्या? केंद्रीयता, किसी कॉन्सेप्ट के प्रति ध्यान रखना। जीववाद का गुण आ जाता है बच्चे के अंदर। विचारों की अनुत्कीर्णता आ जाती है, और प्रतीकात्मक खेल और अहम भाव की भावना आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। कैसे याद रखना? प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का अहम केंद्र है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, उम्र थी 7 से 11 वर्ष। विशेषताएं क्या क्या थी इसमें? बच्चा क्या क्या करता है? संरक्षण करने लगता है बच्चा, तार्किक चिंतन करने लगता है। शुरुआती समय में यानी कि तार्किक चिंतन शुरू करता है, कर नहीं लगता, शुरुआत करता है तार्किक चिंतन की। पलटावी गुण विकसित हो जाता है, वर्गीकरण करने लगता है, और गणितीय संक्रिया का ज्ञान हो जाता है। क्रमबद्धता और मूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा। कैसा? मूर्त चिंतन। कैसे याद रखना है? रक्षा पलटी और तर्क दिया, सी वर्ग के छात्रों को क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन कराओ। ये थी इसकी ट्रिक। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भाई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की उम्र है 11 से 15 वर्ष। क्या थी? 11 से 15 वर्ष। विशेषता क्या? इसमें बच्चा, इसी को तो पूछ रहा था भाई, अंतिम अवस्था यही तो है जीन पियाजे साहब की। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी को कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी को क्या कहते हैं भैया? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यही था ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट था। अमूर्त वाला जो था वो करेक्ट था। काल्पनिक चिंतन करने लगता है बच्चा, अपना खुद से कॉन्सेप्ट बनाने लगता है बच्चा, खुद के नियम बनाने लगता है। परिपक्वता आ जाती है, निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन की भावना विकसित हो जाती है। कथनों या संक्रियाओं पर पूर्व तरीके से चिंतन करने लगता है। कल्पना परिपक्व हो गई और निगमनात्मक रूप से अमूर्त चिंतन करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? जीन पियाजे से इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, यहां से प्रश्न नहीं भागेगा भाई। स्कीमा क्या है? तो स्कीमा है जानकारी का गट्ठर। जो मस्तिष्क के अंदर सूचना का जो गट्ठर है उसी को स्कीमा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? स्कीमा। संगठन क्या है? तो बुद्धि में सूचना को जोड़ना क्या कहलाता है भाई? संगठन कहलाता है। अहम भाव क्या है? स्वयं की दृष्टि को महत्व देना, यानी कि अपने आप को ही महत्व देना, यह क्या कहलाता है? अहम भाव। केंद्रीयकरण क्या है? किसी एक ही पक्ष पर ध्यान देना क्या कहलाता है? केंद्रीयकरण कहलाता है। आत्मसातीकरण क्या है भैया? आत्मसातीकरण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन क्या होता है? समायोजन किसे कहते हैं? वो तो पूर्व ज्ञान, जो आपके पास जो ज्ञान है उसी ज्ञान के पास जो तालमेल बैठा लेते हैं, दूसरे ज्ञान को जोड़ लेते हैं, उसी से तालमेल बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं समायोजन। जीन पियाजे साहब बताते हैं कि बच्चे अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। और कहते हैं कि बच्चा क्या है? खोज करता है, अन्वेषक है, सक्रिय है, और नन्हा वैज्ञानिक भी है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? आनुवंशिकी के जनक कौन है भाई? तो आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, जेम्स वाटसन, चार्ल्स डार्विन। तो आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल है भाई। आइए इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल की बात करें
तो आनुवंशिकी के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं भैया। विज्ञान की वह शाखा जो वंशानुक्रम और विभिन्नता से संबंधित है, आनुवंशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। किस पर? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पिसुम सैटिवम। पिसुम सैटिवम पौधे के रूप में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर प्रयोग किया, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम या पिसुम सैटिवम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने, सिगमंड फ्राइड ने, कार्ल रोजर्स ने या जीन पियाजे साहब ने? तो यह सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने। किसने भैया? सिगमंड फ्राइड ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में भाई। इन्होंने बताया था भाई मन के बारे में। मन के बारे में इन्होंने बताया, तो मन 3 प्रकार के बताए इन्होंने। कौन कौन सी भाई? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने मन के बारे में 3 बातें बताई। कौन कौन सी भाई? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अचेतन को कहते हैं अवचेतन। चेतन मन क्या होता है? कॉन्शियस, जिसमें चेतना जागृत हो। चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था है, जो 10% होती है। कितनी होती है? 10% होती है भैया। चेतन मन की बात करें तो 10%। आइए अगला दूसरा देखते हैं। अर्धचेतन क्या होता है? ये चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है। ये शून्य से अवस्था में होता है, ये शून्य अवस्था में होता है। इसमें हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं तथा थोड़ा जोर देने पर याद आ जाती है। जैसे हम किसी चीज को अर्धचेतन, जैसे किसी चीज, कोई चीज हमें याद है और हम उस चीज को याद करना चाहते हैं तो थोड़ी देर में याद आ जाए, तो उसे कहते हैं अर्धचेतन मन। अचेतन क्या होता है भैया? अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है भैया? अचेतन मन मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें दुख, दबी हुई इच्छाएं, कटु अनुभव आदि होते हैं। अचेतन मन में जो दुख भरी बातें होती हैं वो अचेतन मन में होती हैं। किसमें होती हैं? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। आइए इन्होंने और कुछ बताया था भाई। क्या बताया था भैया? इन्होंने बताया था भाई क्या होता है मन। तो मन को कैसे डिफाइन किया था इन्होंने? जैसे इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी इदम अहम पराहम, इदम अहम पराहम। अब इड क्या है? इड क्या है? ये व्यक्ति में जन्मजात होता है भाई। इड क्या है? व्यक्ति में जन्मजात होता है। किसके अनुसार? सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति केवल सुख की कल्पना करता है। किसमें भैया? इड के अंदर। इड अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। किससे होता है भाई? अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है, जिसका अर्थ है कि अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, जिसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख होती है। एकदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे, अहम ईगो क्या है? ईगो जो है वो बुद्धि, चेतना व तार्किकता होती है। इसमें ये वास्तविकता पर आधारित होता है। ये अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। किससे भैया? अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है? उचित और अनुचित का ज्ञान होता है। प्रवृत्ति इसकी मानवतावादी होती है। कैसी होती है? मानवतावादी प्रवृत्ति। ये भी पूछ लेगा भाई आपसे। परायम, सुपर ईगो क्या है भैया? सुपर ईगो, तो सुपर ईगो जो है ये आदर्शवादी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवस्था होती है। परायम पूरी तरह से सामाजिक व नैतिकता पर आधारित होता है। ये चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। किससे होता है? चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। जिस व्यक्ति में परायम अधिक होता है वह बुरे विचारों से दूर रहता है। और इसमें कितने होते हैं? सुपर ईगो, कहते हैं सुपर ईगो, परायम की अवस्था। इसमें ही प्रवृत्ति होती है वो देवता जैसी प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है? देवताओं की। आइए नेक्स्ट आगे, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो भैया 100, 90, 120, 110 क्या होगी भैया? तो IQ बराबर क्या होता है? MA/CA, MA/CA, IQ बराबर MA/CA और गुणा 100। मानसिक एज यानी कि मेंटल एज और क्रॉनिकल एज, और भैया गुणा कर देंगे 100 से, तो MA क्या हो जाता है? 12 हो जाएगा जी। मानसिक आयु कितनी है? 12 है। और क्रॉनिकल एज कितनी है भैया? 10 है। और गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा जी। और 0 से 0 जाएगा और 12 की गुणा 10 में करेंगे तो 120 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है वो कौन सा है भैया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत? नहीं भैया, शास्त्रीय अनुबंध पावलाव जी हो जाएंगे। पावलाव ने दिया था ये सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अभी बताया था, जीन पियाजे साहब ने दिया था। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था भाई? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर साहब ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर साहब ने दिया था। तो अल्बर्ट बंडूरा कौन हो जाएंगे जी? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा और डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। अवलोकन का सिद्धांत किसने दिया?
अल्बर्ट बंडूरा ने। अप्रत्यक्ष आध्यात्मक का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। प्रेरणात्मक सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, निर्देशन का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, अनुकरण का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। ये एक ही सिद्धांत के नाम है भैया, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताया था, अनुकरण का सिद्धांत बताया था, अवलोकन का सिद्धांत बताया था। एक ही बात है सब, क्या भैया? एक ही सिद्धांत के नाम है भाई। आइए आगे देखते हैं, और आगे क्या कह रहा है भैया? आगे की अगर हम बात करें, आगे कह रहे हैं नेक्स्ट, बंडूरा साहब ने कुछ और बातें बताई भाई। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के निवासी थे भैया। सामाजिक अधिगम के निम्न कारक बताए इन्होंने। कौन कौन से कारक बताए भाई? ये आपको जरूर याद रखना है भाई। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, स्व नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल, स्व विवेक सेल्फ डिस्क्रेशन, स्व निर्णय सेल्फ डिटरमाइनेशन, और स्व अनुक्रिया सेल्फ रेस्पॉन्स। ये पांचों के पांचों आपको याद रखनी है भैया, पांचों के पांचों आपको याद रखनी है। अभिप्रेरणा, स्व नियंत्रण, विवेक, निर्णय, अनुक्रिया। अभिप्रेरणा, नियंत्रण, विवेक, निर्णय और अनुक्रिया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला है, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? कितने हैं व्यक्तित्व कारक भैया? 5 हैं, 14 हैं, 16 हैं, 8 हैं। तो आंसर तो हो जाएगा जी 16। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। आइए 16 कौन कौन से हैं भाई, ये देखते हैं भाई। तो कैटल के अनुसार 16 व्यक्तित्व कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से भाई? पहला है अमूर्तता। कौन सा? अमूर्तता। कल्पनाशील बनाम व्यवहारिक, आशंका चिंतित बनाम आश्वस्त, प्रभुत्व बालक बलपूर्वक बनाम आज्ञाकारी। चौथा है भाई भावनात्मक स्थिरता। आपको ये याद रहना रे भैया, ये तो याद रखना भी आपको। अमूर्तता, आशंका, प्रभुत्व, भावनात्मक स्थिरता, शांत बनाम अत्यधिक तनावग्रस्त, जीवंतता सहज बनाम संयमित, परिवर्तन के प्रति खुलापन, लचीला बनाम परिचित से जुड़ा होना। नेक्स्ट आगे 7वां क्या है भैया? पूर्णतावाद, नियंत्रण बनाम अनुशासनहीन, गोपनीयता, गोपनीय बनाम खुला, तर्क, अमूर्त बनाम ठोस यानी कि अमूर्त बनाम मूर्त, नियम चेतना, अनुपालन बनाम अनुपालन अनुपालन, आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भर बनाम आश्रित, संवेदनशीलता क्या है? कोमल हृदय बनाम कठोर मन। आइए नेक्स्ट आगे, आगे 13वां सामाजिक साहस क्या है? बेबाक बनाम शर्मीला, तनाव क्या है भाई? धैर्यवान बनाम शांत, सतर्कता क्या है? संदेह बनाम विश्वास, और गर्मजोशी क्या है? मिलनसार बनाम आरक्षित। तो ये थे 16 के 16 भैया कैटल के अनुसार। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रमित में सम्मिलित नहीं है? तो मास्लो साहब ने आवश्यकता का सिद्धांत बताया था कि मनुष्य को जीवन में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, बच्चे के लिए भी, चाहे बच्चा हो कोई भी हो, मानव प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुनिया में जो भी चीज़ है उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो इन्होंने बताया दैहिक आवश्यकता का सिद्धांत जी बताया था भैया। व्यक्तित्ववाद एवं समूहवाद ये नहीं बताया था भैया। इससे नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। प्रेम की भावना, आत्मसिद्धि, ये तो लास्ट स्टेज है भाई। तो इसका मतलब यह नहीं बताया था भैया व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। अब हम बात करें यहां से, यह है अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रमित सिद्धांत, मांग या आपूर्ति का सिद्धांत कहते हैं इसे भैया। क्या होता है भाई? साइकोलॉजी यानी कि शारीरिक, क्या क्या शारीरिक शुरुआती समय में किस चीज की आवश्यकता होती है? तो भाई किसकी होती है? ब्रीदिंग, सांस लेना, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप और होमेस्टेस और एक्सरेशन। भाई भूख, प्यास, नींद, सेक्स, स्लीप, इसकी आवश्यकता होती है। ये शारीरिक क्या है? शारीरिक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? शारीरिक के अंतर्गत आती हैं। तो ये इनकी पहली अवस्था थी, यानी कि पहला स्टेज है इनका ये। दूसरा सेफ्टी। अब जब ये चीजें जब हमें मिल जाएंगी सब, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, ये चीजें हमारी हो जाएंगी पूर्ति, तो दूसरी आवश्यकता हमें क्या होगी? सिक्योरिटी की, क्योंकि हमें रहना भी तो है, कहीं पर तो रहेगा ना व्यक्ति रहेगा। तो भाई सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, ऑफ मोरलिटी ऑफ द फैमिली, हेल्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। अब भाई मकान फकान की आवश्यकता होगी ना होगी, भाई रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मकान की आवश्यकता होगी, परिवार भी होगा उसमें, परिवार भी होगा। तो भाई भूख, प्यास, निद्रा, पानी के बाद क्या आएगा भाई? सांस के बाद क्या आएगा भाई? सांस, भूख, प्यास, निद्रा के बाद क्या आएगा भैया? मकान भी हो रहने के लिए, तो मकान हो तो वहां पर हमारा पूरा परिवार रहेगा भैया सभी का। अब अगला आता है, जब परिवार रहेगा तो फिर परिवार में क्या क्या चीजें होंगी भैया? फिर होंगी भैया फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेंसी। अब मतलब क्या है? फिर मित्रता होगी भाई आपस में, परिवार बनेगा, सेक्सुअल इंटीमेंसी बढ़ेगी भैया। तो ये होता है लव। तो तीसरा भैया हमारा कौन सा हो जाएगा? स्नेह की भावना। कौन सी? स्नेह की भावना, सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा और स्नेह की भावना। अगला है स्टीम। स्टीम क्या भैया? सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस। जब व्यक्ति के पास, इन्होंने बताया था अब्राहम मैस्लो साहब ने, कि जब वही सांस, भूख, प्यास, नींद
पानी, ये सब चीजें पूर्ति हो जाएंगी तो हमें रहने के लिए मकान की आवश्यकता होगी। जब ये भी पूर्ति हो जाएंगी तो परिवार बनेगा भाई, फ्रेंड से मित्रता होगी। उसके बाद व्यक्ति कहा क्या चाहता है जीवन में, फिर उसके बाद चाहता है कि वो उसका सेल्फ एस्टीमेट यानी कि सेल्फ सम्मान हो, उसका क्या हो, आत्मसम्मान हो। क्या हो, आत्मसम्मान हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका क्या हो, आत्मसम्मान हो, कॉन्फिडेंस हो, अचीवमेंट हो, उसे पुरस्कार मिले, प्राप्ति मिले उसे। तो ये हो जाता हमारा भैया क्या भाई, आत्मसम्मान। तो पहला शारीरिक सुरक्षा, फिर एम स्नेह, फिर आत्मसम्मान, ये 4 हो गए भैया। 5वां इन्होंने तो बताया भाई सेल्फ एक्चुलाइजेशन, इसका मतलब है आत्मसिद्धिकरण। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, जब बच्चा चाहता है कि जो भी होता है कि मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, कि क्या उसने प्राप्त किया, क्या उसको मिला, क्या उसकी नैतिकता हुई, ये बात जो समस्या थी वो सॉल्व हुई या ना हुई, वहां पर स्टेज में पहुंचा आत्मसिद्धिकरण। तो ये अंतिम अवस्था थी आत्मसिद्धिकरण की। तो कौन कौन सी थी भैया, शारीरिक सुरक्षा, प्रेम, स्नेह, आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि। तो इस प्रकार से अब ब्रह्म मैसूर ने बताया कि इन स्टेज से होकर के बच्चा गुजरता है प्रत्येक प्रणाली। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है भैया, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। तो आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति में एक ही समय पर दो विपरीत इच्छाएं हो जाएं तो हो जाता है द्वंद्व। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है। स्टीफेन कोरे साहब ने बताया था भैया क्या, कौन सा, आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान। नहीं भैया, इन्होंने बताया था भैया क्या, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता की बात चल रही है भैया, आनुवंशिकता आती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है भाई, प्रत्येक प्रणाली में आनुवंशिकता अलग अलग टाइप की होती है। जन्मजात, हाँ बिल्कुल, जन्मजात स्वभाव अलग अलग होता है सभी का भैया। शारीरिक स्वास्थ्य भी अलग अलग होता है, लेकिन अभिभावक और बालक का जो संबंध है वो व्यक्तिगत भिन्नता से कोई इसका लेना देना नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है, टीएटी तो है जी, टीएटी तो होता है जी। और एससीटी की बात करें यानी कि कौन सा, एससीटी भी होता है और ड्राई एमएन भी होता है, लेकिन एमएमपीआई नहीं होता है। ये क्या है भैया, व्यक्तिगत कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, डेविड क्वेसलर या एरिक्सन। तो एरिक्सन ने मनुष्य सामाजिक सिद्धांत दिया था भाई, एरिक्सन साहब ने। जीन पियाजे के बारे में चर्चा हो चुकी है, तो हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि बुद्धि बहुआयामी होती है। बुद्धि भैया क्या है, बुद्धि सभी में अलग अलग टाइप की होती है। बुद्धि क्या होती है, विभिन्न प्रकार की, प्रत्येक प्राणी में अलग अलग टाइप की होती है। नेक्स्ट आगे, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त है। उपचारात्मक शिक्षण भैया तो तेज से सीखने वाले इनके लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है, धीमी से सीखने वालों के लिए होती है, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, जो धीमी तरीके से सीखते हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की अति आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट आगे, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो शिक्षण की जो खेलकूद विधि है वो किस बात पर आधारित है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर। तो ये शिक्षण की जो खेलकूद विधि है वो किस बात पर आधारित है, तो हम बात करें इसकी तो ये वृद्धि और विकास सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए अति आवश्यक है। तो भैया 86वीं संविधान संशोधन की बात करें, 86वीं संविधान संशोधन में क्या बताया था भैया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया जाएगा। 2009 की बात है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो देहिक की बात करें कौन कौन सा, भूख, प्यास, निद्रा, ये तीनों देहिक हैं भैया, लेकिन उपलब्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, उपलब्धि हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो भाई क्या होता है, शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं, कक्षा अधिगम नहीं भैया, गणित की विषय वस्तु नहीं, बालक के चिंतन का गणितीयकरण करना है गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो भैया पारितोषिक और दंड की बात हो रही है, तो ये सामाजिक सीखना नहीं भैया, वाइगोत्स्की नहीं होंगे भैया, क्रिया प्रसूत जी, क्रिया प्रसूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। वैसे शास्त्रीय अनुबंधन भी होगा, लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन दंड से संबंधित नहीं है, न संज्ञानात्मक तो होगा ही नहीं। जीन पियाजे साहब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है।
पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। तो पूर्व अनुभव भी होता है, कल्पना भी होती है, तर्क भी होता है, लेकिन प्रतिबिंबन नहीं होता, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था। तो भाई विकास की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति सामाजिक यानी कि व्यावसायिक और समायोजन की समस्या का सामना करता है, तो भैया वो किशोर अवस्था है। कौन सी? किशोर अवस्था। जो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, किशोर अवस्था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस बात पर निर्भर करता है? तो ये करता है अध्यापन शैली पर। किस प्रकार की अध्यापन शैली है? जो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपालन कितना होता है? तो प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा है, 25:1 होता है जी, 35:1 होता है, 40:1 होता है या 30:1? तो प्राथमिक की बात करें तो 30:1 होता है, यानी कि एक अध्यापक 30 बच्चे होता है जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो मध्यावधि परीक्षा किसका उदाहरण है? रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का या नैदानिक मूल्यांकन का? तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, नैदानिक मूल्यांकन का है जी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग वंशानुगत है? तो कौन सा रोग जो है वो वंशानुगत है या वंश से आता है? तो भाई कौन सा है? एडीएचडी? नहीं, ये नहीं होगा भैया, एडीएचडी नहीं होगा। और जो है फिनाइल कीटोनूरिया, ये भी नहीं है भैया। तो पार्किंसंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्किंसंस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, पार्किंसंस हो जाएगा। ना ही एचआईवी होता है भाई। आइए पार्किंसंस के बारे में बात करें। पार्किंसंस की बात करें तो ये क्या भैया? पार्किंसन जो है वो न्यूरॉन तंत्रिका जो होती है, मस्तिष्क की बात करें, न्यूरॉन तंत्रिका जो होती है, हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, ये धीरे धीरे टूटने लगता है। क्या होता है? धीरे धीरे टूटने लगता है। तो ये होता है पार्किंसंस। क्या होता है? पार्किंसंस। और जो सोचने समझने की क्षमता होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होने लगती है। नेक्स्ट आगे निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो हार्टिया बेंट्री, रोड्सा परीक्षण, WAIS या रेबन का SPM? तो ये हो जाएगा रोड्सा परीक्षण। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है, रोड्सा परीक्षण। नेक्स्ट अगला है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितने घंटे पढ़ाना है उसको सप्ते में? तो सप्ते में उसके लिए कितने घंटे पढ़ानी है? 30, 56, 45, 70। तो सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है 45। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है 45 घंटे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो कौन सा भैया? क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या वर्णनात्मक अनुसंधान? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, क्रियात्मक अनुसंधान जी। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? परिणामों की बात कर रहा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव साहब ने दिया, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भाई कोहलर साहब ने दिया, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात करें पावलाव साहब ने दिया, संज्ञानात्मक सीखना किसने दिया था? जीन पियाजे साहब ने दिया था। ये कह रहा है भैया कौन सा सिद्धांत परिणामों के बारे में बताता है, परिणामों के द्वारा सीखने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? भाई जो हमारी वर्तमान स्कीमा है और उसमें बाह्य जगत के लिए कुछ विश्लेषण और कर दें तो ये क्या कहलाता है जी? आत्मसातीकरण कहलाता है, संबंध कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है या संतुलन कहलाता है? तो इसी को तो कहते हैं आत्मसातीकरण। अभी पीछे बताया था भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब, आत्मसातीकरण कहा जाता है जी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक जी होता है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता ये भी होता है प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता, व्यक्तिगत प्रत्यक्षण भी होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ जो व्याख्या होती है वो नहीं होता, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान नहीं है। तो क्या नहीं है समस्या समाधान? लक्ष्य उन्मुखी, लक्ष्य के प्रति उन्मुख होना, ये तो होगा भाई समस्या समाधान। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, तो ये तो होगा भाई समस्या समाधान। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित होता है, ये भी होगा। लेकिन संगीत के बारे में जानना ये नहीं होगा भैया, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में जानना ये नहीं होगा, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।